नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा भारत जोड़ो यात्रा और उससे जो किस तरह से उसमें एक देश में एक नए तरह की बातचीत उसने कम से कम शुरू कर दी है। फायदा होगा नहीं होगा, कांग्रेस का क्या फायदा होगा, राहुल गांधी का फायदा होगा, बीजेपी का नुकसान होगा कि बीजेपी का फायदा होगा, ये यात्रा भारत जोड़ो है कि भारत तोड़ो है। लेकिन कम से कम लोगों ने इसको, जिसको कहता है ना, नोटिस लेके इस पर बात करना शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा जो अभी तक है वो एक तो बिल्कुल बिल्कुल एक तय बात है कि जो लोग इस यात्रा में लगे हैं और खास करके इसका चूंकि नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे तरह का कमिटमेंट साफ दिखाई दे रहा है और एक दूसरे तरह की का देश के प्रति चीज़ों को समझने के प्रति जो एक कोशिश है कि भाई चीज़ें देश की समझें, लोगों के बीच जाएं, वो साफ झलक रहा है। और मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ये मान रहे हैं और मैं भी वो मान रहा हूँ कि आप पहले दिन की यात्रा देख लीजिए और आज 72 दिन बाद, 73 दिन बाद कि राहुल गांधी के पूरे बयान और वो देख लीजिए, बहुत फ़र्क है। मैं अपनी बात कहूँ, आप मेरे आज से 3-4 साल पहले के वीडियोस देख लीजिए, आप आज के वीडियोस देख लीजिए, आपको भी लगेगा कि शायद मैं भी परिपक्व हुआ हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना, आदमी सीखता वही है जो फील्ड में उतरे, काम करे किसी भी। तो जैसे भारत जोड़ो यात्रा का एक जो लार्जर कंटेक्स्ट है जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मैं देश को समझना चाह रहा हूं, उनके साथ जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत नया तरह का अनुभव है और फिजिकल कंफर्ट से ऊपर उठ के बात हो रही है। भाई जितने यात्री हैं सब कह रहे हैं कि सबके किसी का छाला पड़ा हुआ है, सबके ज़्यादातर लोगों के छाले हैं, उसमें डिस्कम्फर्ट है, खाने मतलब जो भी है, लेकिन बट दे आर मूविंग। भारत जोड़ो यात्रा का जो राहुल गांधी एक रोल और कर रहे हैं, जिसके प्रति मैं भी बताऊं, मुझे भी थोड़ा हरदम ये लगता था कि राहुल गांधी ये काम क्यों नहीं करते हैं। वो काम जैसे घर के जो भी बड़ा नेता हो या जो भी घर का बड़ा हो, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि अगर दो फैक्शन है, घर में कुछ लोग हो रहे हैं, तो उनको बुला के बिठाओ, बात कराओ। वो मुझे पहले राहुल गांधी उस तरह के रोल में नहीं नजर आते थे। वो एक फैक्शन कुछ किया तो छोड़ो, जाने दो, इस तरह का एटीट्यूड होता था। लेकिन अब आप धीरे धीरे अगर आप देख रहे हैं कि जैसे ये कहा गया ना कि तमिलनाडु में तो बहुत कम चली, फिर उसके बाद केरल चली, जो गृह प्रदेश एक तरह से जहाँ से कांग्रेस बहुत मजबूत है, राहुल गांधी वहीं से एमपी हैं वहाँ पे। लेकिन जब वो कर्नाटक में घुसे हैं तो एक बड़ा काम उन्होंने, पार्टी के लिए तो अच्छा था ही, लेकिन राहुल गांधी ने भी उस रोल को समझना और निभाना शुरू किया है। मैं बात कर रहा हूं कि वहां पे कांग्रेस पार्टी के दो फाड़ में कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस तो थी लेकिन उसके दो बिल्कुल फैक्शन थे जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सीतारामैया साहब और डी शिव कुमार साहब, ये दोनों लोगों का अलग अलग था। सीतारामैया बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, शिव कुमार साहब भी कांग्रेस के अच्छे बुरे वक्त में साथ खड़े रहे हैं। उनके घर पे कितना तंग किया गया उनको, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन राहुल गांधी ने जब यात्रा कर्नाटक में घुसी तो ही मेड इट अ पॉइंट कि वो इन अलग अलग फैक्टर इनको साथ लेके चले। तो कभी सीतारामैया के साथ दौड़ भी, रेस भी लगाए, तो उनका हाथ पकड़े, इनका हाथ पकड़े, उनसे हाथ उनका मिलवाए, वो ये सब। और जिसको कहते हैं कि उसका असर हुआ है। जो भी कर्नाटक के जो कांग्रेस के लोग हैं, वी कैन सी द चेंज। उनको ये समझ में साफ साफ सामने दिख रहा है कि जो ब्रेकिंग द आइस वाली बात नहीं होती है, वो एक आदमी अगर 15 दिन साथ चल रहा है, उससे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कम्युनिकेशन नहीं था, तो एक तो मुझे एक बड़ी चीज। उसी तरह से जब ये महाराष्ट्र में घुसे हैं तो वहां भी बहुत फैक्शन रिडन कांग्रेस इस समय है। नाना पटोले जो उनके अध्यक्ष हैं वो एक तरफ भागते हैं, कुछ लोग वो सारे फैक्शन को फिर एक जगह ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एक जगह। और अगर एक जगह ला के एक जगह बिठा रहे हैं, दिन भर चल रहे हैं, दिन भर बातचीत हो रही है, उनसे उनकी बात, उनसे उनको, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट पार्टी स्तर पे तो कर ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, मैं कुछ चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि आज देश में, क्योंकि मैं आज बात थोड़ी जो एक नई बात हो गई है ना, वीर सावरकर वाली बात, और उसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उसका नुकसान होगा, फायदा होगा, मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले मैं इस बात को कर लूँ। अब जब वो महाराष्ट्र में घुसे हैं तो अभी जो आप ग्राउंड पे देख रहे हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी, जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मतलब जो एमवीए है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, जिसमें तीनों लोग हैं, एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस, जो शिवसेना और एनसीपी उनको समर्थन दे रहे हैं। जो शिवसेना के भाई उद्धव ठाकरे जी के लड़के आदित्य ठाकरे आके इनके साथ चले हैं, तो इससे ज़्यादा समर्थन क्या होगा। शरद पवार साहब की लड़की सुप्रिया सूले इनके साथ चली, इससे ज़्यादा समर्थन क्या होगा। और वो कहीं ना कहीं उस पूरे उसको जगाते हुए चल रहे हैं। मतलब दैट मूवमेंट इज गोइंग ऑन।
इस बीच मैं इसलिए करूंगा, अब बात कहूंगा कि राहुल गांधी एक काम और कर रहे हैं कि ये जो शायद कल उन्होंने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ये उनकी 6वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लास्ट 72 डेज वो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और ये थोड़ा चीजें, देयर आर सर्टेन थिंग जो बिल्कुल स्टेयर कर रही हैं। जैसे इससे पहले एक इमेज ये होती थी ना कि मोदी जी गुफा में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, और वो उसके बाद वो बहुत सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मोर को खिलाते हैं और तोते को खिलाते हैं और चीता ले आते हैं, ये सब हो रही थी। लेकिन जितना नेचर के पास, जितना आम आदमी के पास, जितना कनेक्ट इस समय राहुल गांधी का हो रहा है, वो कभी भी कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखा। वो हो सकता है फोटो खिंची हो, लेकिन कनेक्ट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है मोदी जी का और उसका। तो एक चीज़ तो मैं इसको कह रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं, इसलिए उसकी बात भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या हुआ है कि एक चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी है जहां पे मोदी जी की हिमाचल प्रदेश की रैली में मीडिया कर्मियों से कहा जा रहा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आओ, फिर करो, तब रैली में प्रवेश मिलेगा। ये हुआ। और उसके जवाब में जब राहुल गांधी 1-2 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने अपना, कांग्रेस ने जानबूझ के उसमें लिखा यू आर हियर बाय इनवाइटेड एंड नो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। तंज था पॉलिटिक्स में, बिल्कुल ठीक बात कही। क्योंकि एक तरफ बीजेपी ये काम कर रही है, बीजेपी के जो गवर्नर साहब हैं हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो मतलब जिसको कहते हैं ना नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वो अपना नया, वो हालांकि नया मुल्ला नहीं हो, 2004 से बीजेपी में है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 प्रेस वालों को प्लीज गेट आउट, प्लीज गो, आने, हमने क्या गेट आउट प्लीज करके प्रेस वालों को बाहर, ही इज थ्रोइंग देम आउट। तो ये एक फर्क और साफ हो रहा है। अब ये जो वीर सावरकर वाली बात है, वो कहां से शुरू हुई और क्या हुई, वो जरा मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती थी, उस पर बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी, और उन्होंने एक शब्द कहा, जो उन्होंने कहा कि भाई बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जम के लड़ाई की और उनके सामने झुके नहीं, लाइक सावरकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इग्नोर भी किया जा सकता था, क्योंकि हाँ, बिरसा मुंडा से एक चीज बात और याद आ गई। कम से कम बिरसा मुंडा को याद कर रहे थे। हमारे एक जो गृह मंत्री जी हैं, ये जब वेस्ट बंगाल में वो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो ये बिरसा मुंडा की प्रतिमा की जगह किसी और में बिरसा मुंडा के जाके फूल उल चढ़ाए थे। ये हुआ था ना, याद है ना? ये बिरसा मुंडा की जगह, मतलब कमाल है। और ये देश के होम मिनिस्टर थे। चलिए, इलेक्शन में वोट के लिए जो न कराए। अब हुआ क्या, जब इन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, लाइक सावरकर, तो एक होती है बाउंसर। बाउंसर क्यों फेंकी जाती है? बाउंसर, जब जो बॉलर बाउंसर फेंक रहा होता है, उसका इंटेंशन होता है कि उस आदमी जो सामने खड़ा है ना, बैट्समैन, उसका मुंह टूट जाए या उसका सिर टूट जाए। तो जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, दुनिया के बेस्ट बैट्समैन, चाहे वो ब्रेडमैन रहे हो, चाहे वो अपने तेंदुलकर जी रहे हो, वो उसको डक करते हैं या उसको छोड़ते हैं, सर पीछे हटाते हैं, वो अपना सिर नहीं लगाते हैं उसमें। लेकिन ये तो बीजेपी है, दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। इसने कहा कि महल में मैं तो अपना सिर, मुंह, हाथ, पैर सब तुम्हारे अरे भाई, बाउंसर पड़ रही थी, किनारे हट जाते, निकल जाने देते, लोग अगली गेंद का इंतजार करते जब लूज बॉल आती, मैं बाउंसर खेलूंगा। अब बीजेपी शुरू हो गई ट्रोल करना राहुल गांधी को, कैसे कहा, ऐसे कहा। 17 तारीख को, कल राहुल गांधी ने फिर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस बार वो बिल्कुल जैसे डॉक्यूमेंट के साथ ही केम प्रिपेयर्ड। उन्होंने, वो मैं लगा दे रहा हूं जिससे आप भी सुन लीजिए। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन, सर, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। लेकिन एक डिटेल है, और ये जब आप भी गूगल करेंगे तो अब तो तमाम आ गए हैं।
तमाम आ गए हैं वीर सावरकर का। उसका उन्होंने ये बताया कि जो सावरकर साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी अंग्रेजों को, उसका आखिरी लाइन उन्होंने पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। और फिर उसका हिंदी बताया कि मैं आपका हरदम सबसे वो ओबीडियंट नौकर रहूंगा, इस तरह का उन्होंने कहा। अब इसमें एक बहस चल गई कि ये नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था। इसके अलग अलग पक्ष हैं, मैं उस पर भी आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सब, देखिए एक चीज़ है, हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो बड़े होने तक हम लोग जानते थे कि वीर सावरकर। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं वो तो इंदिरा गांधी भी उनको वीर कहती थी, वीर उन्होंने कहा था, वीर सावरकर कहा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हम भी कहते थे। देखिए वो दौर था जब गांधी को चतुर्भनिया नहीं बोला जाता था, जब नेहरू को अपशब्द नहीं बोले जाते थे, जब सोनिया गांधी को क्या बार और उससे नहीं जोड़ा जाता था, क्योंकि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ लोग अंग्रेजों के साथ में थे, कुछ लोग अंग्रेजों के विरोध में थे। और ये बिल्कुल क्लियर था कि हर एक के अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट थे। वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द सेंस, जो लड़ रहे थे अंग्रेजों से वो अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए दिखाई देते वो अंग्रेजों से कुछ चाहते थे। और आप जब ये ठीक से देखिए तो आरएसएस और मुस्लिम लीग एक सिक्के के दो पहलू बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। वो एक दूसरे को पूरक, एक दूसरे का भोजन थे, दे आर फीड टू ईच अदर। देश आजाद हुआ, और देश जब आजाद हुआ तो गांधी जी का एक वक्तव्य भी आपको नहीं मिलेगा जो लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे किन्हीं भी कारणों से, उनके प्रति उन्होंने नफरत की एक बात भी कही हो। लेकिन गांधी की हत्या एक माइलस्टोन है, एक वहां से जैसे टर्निंग पॉइंट है इस देश की राजनीति का। गांधी की हत्या जब होती है तो दो तरह से इस देश के लोग बटे, जहां एक तो वो जो अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था इस पे डिबेट होने लगी, और अंग्रेजों के विरोध में कौन खड़ा था इस पे डिबेट होने लगी, और ये दो खेमों में एक तरह से बट गया और इस पे बहस होने लगी। लेकिन फिर भी समाज इंक्लूसिव था, समाज सबको लेके चलता था। जो भारतीय समाज था वो सबको लेके चलता था। 62 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, कहीं ये नहीं था कि केवल कांग्रेस पार्टी ही जो है वही राष्ट्रवादी है, वही सब कुछ कर रही है। जैसा अभी बालाकोट और पुलवामा में, पर हम ही लोगों ने किया, हम लोगों ने पहली बार किया, 62, 65 और 71 की लड़ाई में आपने एक बार भी कहीं नहीं सुना होगा पूरा देश एक साथ था भाई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। लेकिन जैसा बताया जा रहा है, जैसा आपको वो कहता है, 2014 में देश आजाद हुआ। अगर आप भाजपा के किसी उससे बात करिए तो वो ये बिल्कुल मानता है कि 2014 में देश आजाद हुआ, उससे पहले तो देश गुलामी थी। और ये सब एक सोची समझी रणनीति के कारण है, क्योंकि बाइनरी यहां से शुरू की। भाजपा बिल्कुल क्लियर बाइनरी करता है, या तो जो उनके साथ है वो देशभक्त है, जो उनके साथ नहीं वो सब देशद्रोही है, विपक्षी नहीं है। विरोध में जो है वो देशद्रोही, हिंदू मुसलमान, या तो कोई हिंदू के पक्ष में या अगर हिंदू के पक्ष में नहीं है तो सब मुसलमानों के पक्ष में है, मतलब कोई बीच का एरिया नहीं है। फिर उन्होंने एक बात कही, कांग्रेस मुक्त भारत, और इन सब चीजों को हवा दे रही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से ये आरएसएस की विचारधारा तो है ही, लेकिन यहां एक इंडिविजुअल जो है वो हावी हो गए हैं बीजेपी के ऊपर भी, आरएसएस के ऊपर भी। और आरएसएस का जो संगठन है उसने बिल्कुल ठीक से इन सब चीजों में काम किया। गुजरात उनकी प्रयोगशाला बनी, गोधरा के बाद कैसे कैसे उन्होंने उन चीजों को यूज किया, कैसे इवेंट मैनेजमेंट हुआ, और फिर अन्ना आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये सब आप देखेंगे कि कैसे आरएसएस ने ये सब प्रायोजित आंदोलन किया, और कैसे जो भी विपक्ष उस समय पक्ष था जो कांग्रेस, उसको कैसे बाहर करके एक सपना दिखा के एक ऐसे वादे करा के लोगों को विश्वास दिलाया कि अब एक व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सारी समस्याओं को दूर कर देगा। उसमें इस सारे प्रोसेस में कांग्रेस के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, जो हीरोज थे, जिन्होंने काम किया था, उनको डिस्क्रेडिट करना, उनको बदनाम करना, उनको, और इस काम में जो सबसे बड़ा उनके दुश्मन नंबर 1 और जिसको सबसे ज्यादा गाली का काम दिया गया वो तो नेहरू को सबसे ज्यादा गाली दी गई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां से ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि दिक्कत क्या है, आरएसएस या बीजेपी के पास अपने पास एक भी ऐसा लीडर नहीं, नॉट इवन वन, मतलब आधा भी नहीं है, जो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में जिसका कोई भी रोल रहा हो, जिसने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया। और मुझे ये लगता है कि, और मेरे बहुत से साथी भी कहते हैं कि भाई सावरकर और ये जो भी
एक 1947 से होता नहीं, 1947 में हम लोगों ने एक वो निकाला था कि भाई जो धर्मस्थल है वो जैसे थे वैसे ही रहे। उसी तरह से जो उससे पहले जिसने जो किया वो सबको मान लीजिए कि वो देश की स्वतंत्रता में उन्होंने भाग दिया था, उसमें मत करो। लेकिन अरे आप तो करेंगे कि गांधी जी कैसे किए, नेहरू जी को क्या हुआ, सरदार पटेल को बनना चाहिए था। अरे भाई ना तुम्हारी पार्टी ना तुमसे कोई मतलब, कांग्रेस पार्टी के आपस के वो थे, तुमसे क्या मतलब था? तुम्हारे यहां कौन था? तुम्हारे यहां किसने स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया? आपके यहां किसी ने नहीं किया। जब आपके यहां किसी ने नहीं किया तो उनके यहां चाहे सरदार पटेल बने, चाहे नेहरू बने, चाहे शास्त्री बने, चाहे मौलाना आजाद बने, चाहे, तो आपसे क्या मतलब? ना आपका घर ना आपसे कोई मतलब। आपकी तो एक दूसरा घर था ना, तो अपने घर की बात करो कि कौन बनता। मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो एक डिमीन मैं नहीं करूंगा। मैं अच्छा ये होता कि सावरकर को आप अगर इस तरह से नेहरू को कम करने के लिए, गांधी को कम करने के लिए, गोडसे को जस्टिफाई करने के लिए सावरकर को का महिमा मंडन करते हैं, तो दूसरी पार्टी भी वो दिखाती है। और ये सावरकर का कुछ आप कर लीजिए। जब सावरकर अगर ये चिट्ठी लिख के, और एक बार नहीं, ये सारी चीजें कि कैसे सावरकर को प्रिविलेज थी भाई, अंडमान में वो कोई कहां कुछ सहे थे, ये सारी चीजें लिखित में गोखले की किताब है, वो जाके देख लीजिए। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा। मेरा कहना यह है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको तैयार रहना होगा सावरकर की इसके लिए। और सावरकर के लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, अटल जी के लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, जो स्वतंत्रता से पहले जो अंग्रेजों से माफी मांगी गई थी, ये लिखित डॉक्यूमेंट्स हैं, ये किसी के घर के बने हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और अगर आप ये कहेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे, उस पर चर्चा होगी। अब ये कहना नहीं हमने टैक्टिकल किया। आप ये सोचिए जो बाकी लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे और कोई जान दे रहा था, कोई वो कर रहा था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस की पूरी पार्टी हो, इनको अजीब सा नहीं लगता होगा जब सावरकर जैसे आदमी वहां अंग्रेजों से वजीफा ले रहे थे। वो आप आज कुछ कहे, वो एक बहुत बड़ी टैक्टिस थी। क्या टैक्टिस थी? अंग्रेजों से वजीफा लोगे, ये टैक्टिस है तुम्हारी? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज राहुल गांधी, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं राहुल गांधी को कहना नहीं चाहिए था, वो तो वहां दिक्कत हो जाएगी, उद्धव ठाकरे को। राहुल गांधी को बिल्कुल कहना चाहिए था, क्योंकि ये बात आज नहीं तो कल इस देश के सामने आनी चाहिए कि ये लोग जो हैं, ये जो विचारधारा है, ये जबरदस्ती के लिए एक नए तरह का, एक कौन से हिंदुओं की बात करते हैं? हम सब लोग हिंदू हैं भाई, मैं भी हिंदू हूं। हमारा हिंदू ये नहीं सिखाता है जो इनका हिंदुत्व सिखाता है। इनका हिंदुत्व जो है, मैं हिंदू हूं, तो इसलिए जो उद्धव ठाकरे का हिंदू है, जो हिंदू हैं, और जो आरएसएस या बीजेपी का जो हिंदुत्व है, ये बिल्कुल फर्क है। उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, ठीक है, वो वहां कहना चाहिए नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल इस क्वेश्चन को हमको और आपको बिल्कुल सामने सामने आके बात करनी पड़ेगी। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, तो मुझे अंत में ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इस पर बहस होनी चाहिए। और आइडियली बीजेपी को इस बाउंसर को खेलने की जरूरत भी नहीं करनी चाहिए। जरूरत नहीं बोल रहा हूं, जरूरत, एक जरूरत वर्ड होता है लखनऊ में, मतलब हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। बाउंसर है, मत खेलो, डक करो, छोड़ दो, तभी सुखी रहोगे। नहीं तो अगर इसको खेलना शुरू करोगे तो बाउंसर से बहुत दिक्कत रही है, बहुत से लोगों को उससे चोट लगी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।